जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर अमरदीप शर्मा ने हमें भेजी है और ये कहानी झारखंड शहर के धनबाद ज़िले की है। ये कहानी उसके ही मौसा जी के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है और ये घटना अब से करीब 20-25 साल पहले की है। पर वो चीज़ और वो घटना जो उनके मौसा जी के साथ घटी हुई थी वो आज भी वो याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है कि वो घटना उनके ही साथ घटी हुई एक भयानक घटना थी। ये उन दिनों की बात है जब मौसा जी की नई नई शादी हुई थी और वो मेरे नाना जी के घर मेरी मौसी को लाने जाने वाले थे। उनका घर उनके घर से ज़्यादा लंबा नहीं था, करीब 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता था। उन्होंने सोचा क्यों ना नहा धोकर खा पी कर थोड़ा आराम कर उन्हें लाया जाए। तभी मौसा जी ने थोड़ी सुस्ती दिखाई और वो खा पी कर थोड़ा आराम कर सो गए और वो इतनी गहरी नींद में सो गए जब ही उनकी आँख खुली तो दोपहर के 4 बज चुके थे। तभी मेरे मौसा जी हड़बड़ा कर जाग गए और वो मौसी को लेने के लिए घर से निकल ही रहे थे। तभी उनके पिताजी ने उन्हें कहा, अभी काफ़ी देर हो चुकी है, शाम भी होने वाली है, तुम अब इस वक्त वहाँ पे उन्हें लेने के लिए मत जाओ, अंधेरा जल्दी ही होने वाला है और वो जंगलों वाला रास्ता है, इस वक्त वहाँ से जाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तभी मेरे मौसा जी ने कहा, पिताजी मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ और माँ की हालत भी सही नहीं है, उसे काम करने के लिए उसके बहू की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं उसे लाने जा रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके रोकिए मत। मौसा जी ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, पर वो बात ना मानकर उन्हें कौन सी चीज़ों का सामना करने पड़ने वाला है ये वो नहीं जानते थे और वो अपनी दहेज में मिली हुई साइकिल को लेकर अपने रास्ते चल पड़े। साइकिल की पैडल मारते मारते वो बहुत दूर तक आ चुके थे और पैडल मारते मारते हाईवे के ऊपर आ चुके थे और हाईवे से लग के एक जंगल का रास्ता था। उस जंगल के रास्ते से वो पैडल मारते मारते वो घने जंगल के अंदर घुस गए। उसके आसपास जो घना जंगल था वो घने जंगल में मौसा जी अकेले ही चलते जा रहे थे। आसपास बड़ा घना जंगल था, वहाँ पे अजीब अजीब पक्षियों की, जानवरों की, झाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मौसा जी जैसे ही जंगल के अंदर से घने जंगल की ओर जा रहे थे तभी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके आसपास अगल बगल ऊपर नीचे कोई ना कोई उनके साथ चला जा रहा है। ये अजीब सी चीज़ें और ये अजीब सी आवाज़ें उन्होंने पहली बार सुनी थी और ऐसे घने जंगल से जाते जाते उन्हें ये अनुभव पहली बार आ रहा था। थोड़ा सा डर उन्हें मन ही मन में महसूस होता जा रहा था, पर अब क्या करें, उन्होंने बाबूजी की बात तो नहीं मानी थी और जिस रास्ते उन्हें नहीं जाना चाहिए था उसी रास्ते वो चल पड़े थे। पैडल मार मार के थोड़े वो थक चुके थे और जंगलों वाला रास्ता उन्हें थोड़ा भयानक और डरावना सा लगने लगा था, पर उन्होंने हार नहीं मारी। उन्होंने मन ही मन हनुमान चालीसा का जप पढ़ना शुरू कर दिया था कि जो भी बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत जो आसपास हो उन्हें ताहक ना पहुँचाए। और वो अपने साइकिल के पैडल मारे जा रहे थे और साइकिल थोड़ी थोड़ी उनके मंजिल तक पहुँचती जा रही थी, पर आवाज़ें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसपास की जानवरों की और पेड़ों की, पंछियों की आवाज़ें जोर पकड़ रही थी और उनके कानों को वो सहलाते जा रही थी। थोड़ा सा डर अब बड़ा होते जा रहा था, पर उनको अपनी मंजिल तक पहुंचना था। उन्हें मन ही मन ये लगता जा रहा था कि शायद मैंने अपने बाबूजी की बात मानी होती तो कल सुबह का मैंने रास्ता पकड़ा होता तो शायद ये डर अभी मुझे महसूस नहीं हुआ होता। वो साइकिल की पैडल मारते मारते आगे बढ़ते जा रहे थे और विचित्र आवाज़ों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। तभी अचानक से उन आवाज़ों में एक अलग आवाज़ उन्हें सुनाई दी। वो आवाज़ किसी औरत की थी और वो औरत रो रही थी। इतनी रात को औरत की रोने की आवाज़ उनके जब कानों में पड़ी वो काफ़ी डर गए
उन्होंने सोचा यह औरत इतनी रात गए यहाँ जंगलों में क्यों रो रही है। तभी उन्होंने अपने घड़ी के ऊपर देखा तो शाम के 7:15 बज चुके थे और वो उस वक्त काफ़ी डर गए। उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो जाप से उस औरत की आवाज़ थोड़ी थम सी गई और अचानक से गायब हो गई। तभी मौसा जी जोर जोर से साइकिल के पैडल मारते मारते एक बरगद के पेड़ के यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने सोचा कि अभी मेरी मंजिल बहुत करीब है, मैं तुरंत ही अपने मंजिल में पहुँचने वाला हूँ और ये डर से मुझे छुटकारा मिलने वाला है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनके आगे उन्हें क्या झेलना पड़ने वाला है। तभी अचानक से नाना जी के सामने एक औरत आके खड़ी हो गई। वह औरत इतनी सुंदर थी, उसकी त्वचा, उसका चेहरा, उसके लंबे बाल, उसकी आँखें, ये मेरे मौसा जी देखते ही रह गए। मेरे मौसा जी ने सोचा इतने घने जंगल में लाल साड़ी पहने हुए ये सुंदर औरत अकेली क्या कर रही है, इसके साथ कोई भी नहीं है। ये सोचते सोचते उन्होंने ये भी सोचा कि हाँ, इस घने जंगल में मुझे कोई तो इंसान दिखाई दिया जो मेरे डर को थोड़ा कम तो कर गया। मौसा जी वो लाल साड़ी वाली औरत को देखते ही जा रहे थे और वो लाल साड़ी वाली औरत मौसा जी को ही देखती जा रही थी। तभी वो लाल साड़ी वाली औरत मौसा जी के पास आई और उन्होंने उसे पूछा, आपने कभी औरत देखी नहीं है क्या? तभी मौसा जी बोले, मैंने औरत तो बहुत सारी देखी है, पर आप जैसी सुंदर और मनमोहक औरत पहली बार देखी है, इसलिए मैं आपके पास देखते जा रहा हूँ। आप इतनी सुंदर हैं कि मैं आपके रूप से मोहित हो चुका हूँ। तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। तभी उस औरत के बाल जो लंबे थे वो हवा में उड़ने लगे। तभी मौसा जी को दिमाग में एक बात आई, आप इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहे हो? तभी उस औरत ने मौसा जी को कहा कि आप भी काफ़ी मनमोहक हो, आप भी मुझे बड़े पसंद आए। और उस औरत ने मौसा जी को पूछा, आप इस घने जंगल में अकेले जा रहे हो, आपको भूतों से, चुड़ैल से डर नहीं लगता? तभी मौसा जी हंस पड़े और उन्होंने उस औरत को कहा, मैं किसी चीज़ को नहीं मानता, ना ही इन चीज़ों से कभी मुझे डर लगता है। तभी वो औरत हंस पड़ी। उन्होंने उस औरत को पूछा, आप भी तो इस जंगल में अकेली हैं, इतनी रात गए, आपको डर नहीं लगता? तभी उस औरत ने मौसा जी को जवाब दिया, ये तो मेरा रोज़ का काम है। मौसा जी ने उस औरत को बड़ी अजीब तरीके से देखा। इस घने जंगल में इस औरत का लाल साड़ी पहन के क्या काम हो सकता है? मौसा जी ने उसे फिर से पूछा, इस जंगल के अंदर आपको क्या काम है? तभी उस औरत ने जवाब दिया कि मैं इस जंगल के पास में ही एक फैक्ट्री है, उसमें काम करती हूँ और मेरे साथ वाली सारी सहेलियाँ कुछ काम के कारण जल्दी निकल गई और इसी कारण मुझे इस जंगल से अकेला जाना पड़ रहा है। ये बात बोलकर उस औरत ने मौसा जी को एक बात कही कि आप मुझसे शादी करेंगे? ये अजीब सी बात अचानक सुनकर मौसा जी थोड़े हक्का बक्का रह गए। उन्होंने बोला, मैं आपसे और शादी, ये कैसी बात है? शायद आप मजाक कर रही हैं। मेरी शादी हो चुकी है और मैं ससुराल में अपने बीवी को ही लाने जा रहा हूँ। तो उस औरत ने मौसा जी को कहा, मैं करूँगी तो आपसे ही शादी करूँगी, वरना किसी से नहीं करूँगी। ये बात सुनकर मौसा जी थोड़े डरे भी और उन्हें थोड़ा अजीब भी लगा। आप पागल हो गए हो क्या? मेरी शादी हो चुकी है। तब उस औरत ने कहा, अगर मैं शादी करूँगी तो आपसे ही करूँगी, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर मौसा जी काफ़ी डर गए। उन्हें लगा कि ये औरत कुछ अजीब सा मजाक कर रही है। तभी वो औरत ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ। आप मुझे पसंद आ गए हो और मैं शादी आपसे ही करूँगी। ये बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसके बाल हर जगह से खुलकर हवा में उड़ने लगे। उसका वो अजीब सा रूप देखकर मौसा जी काफ़ी डर गए और उनके माथे से काफ़ी सारा पसीना बहने लगा। ये देखकर वो औरत और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी
और मौसा जी डर के मारे अपनी साइकिल के ऊपर बैठकर ज़ोर ज़ोर से पैडल मारकर साइकिल भगाने लगे। तभी वो औरत उनके पीछे आने लगी। वो साइकिल के पैडल ज़ोर ज़ोर से मारने लगे और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने ही वाले थे। तभी औरत ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करके रहूँगी। और वो बरगद के पेड़ के आगे निकल गए और वो औरत की आवाज़ें उन्हें पीछे से सुनाई दे रही थी। वो डर रहे थे। वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसती जा रही थी। उसकी आवाज़ें मौसा जी के कान में गूंजती जा रही थी। वो डर के मारे अपने साइकिल के पैडल मारते जा रहे थे। ज़ोर ज़ोर से मारते जंगल वाला रास्ता पीछे छोड़ मेन रास्ते के ऊपर आ गए थे और उन्हें उनके नज़रों के सामने उनके गांव के रहने वाले आदमी नज़र आए। साइकिल के पैडल मार कर वो 2 आदमियों के पास आकर खड़े हो गए और उनके पैरों में गिर गए। तभी वो 2 आदमी उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने बोला, दामाद जी, आप इतने रात गए, ये जंगलों वाले रास्ते से इतनी रात गए, क्यों आ रहे हो? क्या हुआ आपके साथ? तभी मौसा जी ने उन दोनों को कहा, वो पीछे वो औरत, वो बरगद का पेड़ मेरा पीछा कर रही है, वो औरत मेरा पीछा कर रही है। तभी वो 2 आदमियों ने पीछे देखा तो पीछे कोई औरत नहीं थी। और तभी मौसा जी को उन्होंने कहा, देखिए जीजा जी, यहाँ पीछे कोई औरत नहीं है। मौसा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई औरत नहीं थी। मौसा जी इतने डर गए थे कि उन्हें ये भी याद नहीं कि उनके साथ कुछ घटना घटी है या उनके साथ कोई सपना हुआ है। पर सच्चाई तो यही थी कि औरत के साथ उनकी मुलाकात हो गई थी और वो चीज़ से काफ़ी डर गए थे। वो 2 आदमियों ने मौसा जी को उठाकर उनके घर ले आए और तभी सारी की सारी बात उन्होंने घर में सब लोगों को बताई। तभी नाना जी ने उनको कहा कि आप आराम करें। डॉक्टर को बुलाया और उन्हें दवाई देकर दामाद जी का अच्छी तरह से ख्याल किया। और वो खुद झाड़ फूँका करना जानते थे, इसलिए उन्होंने झाड़ फूँका कर उन्हें शांत किया। और सुबह होते ही उनसे आके मुलाकात की और उनसे पूछा कि आपके साथ रात को कौन सी घटना घटी थी जिसके वजह से आप इतना डर गए हैं। उसी वक्त वो 2 आदमी भी उनसे मिलने के लिए आ गए और उन्होंने पूछा कि आपको कल रात को कौन सी औरत दिखाई दी। तभी जो घटी हुई घटना थी वो अच्छी तरीके से मौसा जी ने उन दोनों को और मेरे नाना जी को कही। उन 2 आदमियों ने मेरे मौसा जी को कहा, अच्छा हुआ कि आप वो जंगल से बचकर आ गए। जिस औरत से आपकी मुलाकात हुई थी वो रक्तपातन करने वाली एक चुड़ैल थी। वो घने जंगल से जो भी इंसान रात के वक्त गुजरता है उसको वो मोहित करके उसे अपने काबू में कर उसे मार डालती है। आप भाग्यवान हो जो आपको उसने कुछ नहीं किया, उसने आपको अपने वश में नहीं किया। अगर हम उस वक्त आपके पास नहीं पहुँचते तो शायद न जाने आपकी भी मौत तय थी। तभी मौसा जी बहुत डर गए और उन्होंने पूछा कि वो औरत बरगद के पेड़ के यहाँ क्या कर रही थी। तभी वो 2 इंसानों ने कहा कि कई सालों पहले वो औरत की नई शादी हुई थी और दहेज ना देने के कारण उसके ससुराल के सारे लोग उसे तंग किया करते थे, उसे बहुत मारपीट किया करते थे। इसी वजह से वो तंग आकर जंगलों की तरफ निकल गई और उसने अपने आप को ख़त्म करने का सोचा और उसी बरगद के पेड़ के ऊपर उसने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। और तब से वो जंगल भूतिया जंगल करके जाना जाता है। जो भी आदमी उस जगह से गुज़रता है रात के समय उसकी मुलाकात उससे ज़रूर होती है और वो अपने रूप से उसे मोहित कर सामने वालों को अपना शिकार कर उसे मार डालती है। शायद आपका नसीब काफ़ी अच्छा था, इसकी वजह से वो औरत के साथ आपका पाला तो पड़ा, पर वो रक्तपातिनी चुड़ैल वो भूतिया जंगल में आपको मिली ज़रूर, पर आपके कर्म कुछ अच्छे थे, इसकी वजह से आप बच गए। पर शायद दूसरा कोई उस जंगल से गुज़रेगा तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी।